नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 10 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 149 पे जो भी प्रश्न है पहले उनको देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको बताना है। चलिए क्या है देखते हैं। इसका उत्तर देखिए। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पिंड का जो द्रव्यमान है, यानी मान लेते हैं पहला पिंड हमारा कैपिटल एम है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। और साथ साथ जो व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस के, जो इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बराबर होता है, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो बल होता है। ठीक है, तो इसी को हम, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट जुड़ता है। वो क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। जो दूरी हम निकालेंगे दोनों पिंडों के बीच, वो दोनों पिंडों का जो केंद्र होगा उस केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही हम दूरी कहेंगे। तो इसको हम डी से दर्शित करते हैं। यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कैपिटल जी यहाँ पे कैपिटल जी से मल्टीप्लाई करते हैं। कैपिटल जी क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर हमारा हो जाता है कैपिटल जी इंटू बड़े पिंड का द्रव्यमान इंटू छोटे पिंड का द्रव्यमान बटे डी स्क्वायर, यानी दूरी का वर्ग। ये होता है हमारा जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हमारा वही है, एफ बराबर कैपिटल जी इंटू एम ई। यहाँ देखिए एम ई लिखा है, एम ई हमारा बड़ा पिंड है, यानी जिसको हम कह सकते हैं, अब जैसे कह रहा है पृथ्वी या उसकी सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर अगर कोई चीज़ मौजूद है तो जाहिर सी बात है वो पृथ्वी से बड़ी नहीं है, वो पृथ्वी से छोटी ही है। तो यहाँ पे बड़ा पिंड हमारा है एम ई, यानी द्रव्यमान अर्थ का, पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल एम किसी दूसरे छोटे पिंड का द्रव्यमान है। और आर यहाँ पे उन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, यानी उन दोनों पिंडों के केंद्र को मिलाने वाली जो दूरी है वो हमारा आर है। तो आर का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कैपिटल जी है। कैपिटल जी का मान क्या होता है, इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं या स्थिरांक बोलते हैं। इसका मान होता है 6.7 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम ई यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि होता है 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। और स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम हमारा जो छोटी वस्तु का द्रव्यमान है। अब पृथ्वी के केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है तो उसको हम कहेंगे कि वो पृथ्वी की त्रिज्या पे ही रखी हुई है। तो पृथ्वी का त्रिज्या क्या होता है, यानी आर क्या है, 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। ये है पृथ्वी की त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं। आप पेज नंबर 152 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। आप मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। देखिए, मुक्त पतन का अर्थ है कि किसी ऊंचाई वाली स्थान से किसी भी पिंड को छोड़ देना। ठीक है, बिना किसी रुकावट के, जैसे ना धागे से बंधा हुआ हो ना रस्सी से बंधा हुआ, किसी चीज़ से बंधा हुआ ना हो। कोई पत्थर ले जाइए किसी ऊंचाई पे, यानी किसी 2 मंजिले छत पे या 1 मंजिले छत पे, और उसको ऐसे वहां से छोड़ दीजिए। तो वो जिस स्पीड से गिरेगा या जिस एक्सीलरेशन से गिरेगा, जिस जी गुरुत्वाकर्षण से गिरेगा, उसी को हम कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है, इसी चीज को मुक्त पतन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर में, जब किसी वस्तु को किसी मीनार या मकान की छत से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वस्तु पृथ्वी के आकर्षण के कारण बढ़ते हुए वेग से पृथ्वी की तल की ओर आती है।
पृथ्वी के आकर्षण के कारण किसी वस्तु का मुक्त रूप से पृथ्वी तल की ओर गिरना ही मुक्त पतन कहलाता है। यानी वही मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी ऊंचाई से किसी पिंड को बस छोड़ देना और वो किसी भी तरह से पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी पे गिरे, उसको मुक्त पतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी तल की ओर गिरती हुई किसी वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी एक मंजिला ऊंची मीनार से कोई वस्तु एक इंसान छोड़ रहा है तो वो कहाँ गिरेगी, ये पृथ्वी पे गिरी है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी पे गिरेगी, तो ये जब गिरती है तो ये पृथ्वी अपना एक बल लगाती है आकर्षण करने वाला, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वो बल किसके कारण आता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण आता है, यानी जो ग्रेविटी होती है उसके कारण आता है। और उस ग्रेविटी का मान पृथ्वी पे क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से या इसी चीज को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही ये जो गुरुत्वीय बल होता है ये पृथ्वी लगा पाती है। 153 पेज नंबर पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं अब। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारणी बनी हुई है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे द्रव्यमान लिखा हुआ है, यहाँ पे भार लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान को एक बार समझते हैं। किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें दिशा नहीं होती, द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती। अगला देखते हैं, वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। यानी जो द्रव्यमान है वो इस ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं। इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है किलोग्राम। इसे कमानी द्वारा या जो कमानीदार तुला होते हैं उसके द्वारा मापा जाता है। अब भार को देखते हैं। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यानी जो भार है, हम भार निकालते हैं वो mg होता है। ठीक है, भार को हम mg कहते हैं। अब g का मान जहां जहां जैसे जैसे बदलेगा उस वस्तु का भार भी वैसे वैसे बदलेगा। और m क्या है, m उस वस्तु का द्रव्यमान है। भार एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, यानी स्मॉल g पर निर्भर करता है, अतः प्रत्येक स्थान पर यह स्थिर नहीं होता। भाई क्या है कि जो g का मान है, स्मॉल g का मान, ये पृथ्वी पे अलग है, चंद्रमा पे अलग है, मंगल पे जाएंगे तो वहाँ अलग होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो वेट होगा या भार होगा वो बदलता रहेगा। इसके बाद देखिए, यानी हम कह सकते हैं भार जो है वो जगह के साथ बदलता है। आगे देखिए, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार क्या है, भार एक प्रकार का बल है और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। तो भार का और बल का दोनों का जो इकाई है वो न्यूटन ही होता है। इसे भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। तो ये है अंतर द्रव्यमान और भार में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार के 1/6 गुना क्यों होता है। इसको हम कैसे देखेंगे। देखिए, इसको हल करने का अगर हमें सारे मान पता हो तो हम इसको सीधा सीधा हल कर सकते हैं। फार्मूला हमको पता है तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, W पृथ्वी बराबर F पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का भार बराबर जो पृथ्वी का बल होगा, क्योंकि हम W भी एक तरह का बल है और F भी हम बल मानते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो वही होगा हमारा, F बराबर G इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे छोटे पिंड का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब यहां से हम क्या करेंगे, पृथ्वी तथा जो पृथ्वी का द्रव्यमान तथा जो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान की त्रिज्या, ये दोनों जो हैं इसको हम अब निकालेंगे, तुलना करेंगे जो हमारा चंद्रमा का जो रेडियस और द्रव्यमान होगा उससे। तो अभी हम क्या करेंगे, चंद्रमा का जो द्रव्यमान और या चंद्रमा पे जो बल है उसको हम निकालेंगे। तो चंद्रमा पे जो बल लगता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे G और M वही होंगे
आर चंद्रमा का आ जाएगा और द्रव्यमान चंद्रमा का आ जाएगा। बाकी फार्मूला वैसे ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से तुलना करके, या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है इसको भाग कर दिया चंद्रमा वाले इक्वेशन को पृथ्वी से। तो जब हम भाग करेंगे तो हमारा इस तरह से लिखेंगे, W चंद्रमा बटे W पृथ्वी, यानी पृथ्वी से चंद्रमा में भाग कर दिए। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बनेगा और इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना आप जानते होंगे, इतना आपने साइंस और मैथ में कैलकुलेशन पढ़ा होगा। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना तथा उसकी त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या के 4 गुना है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना है और त्रिज्या 4 गुना है। तो बस वैसे ही हम लिख देंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान का अनुपात और चंद्रमा के द्रव्यमान का अनुपात 100 के बराबर है। और उसी तरह पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या की का जो अनुपात है वो 4 के बराबर है। अब यहाँ से W पृथ्वी बटे W चंद्रमा हमारा 1/100 गुणे 4 का स्क्वायर हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/6। ठीक, और यही क्या है हमारा, ये जो हमारा अनुपात आया है ये चंद्रमा पर वस्तु का भार बटे पृथ्वी पर वस्तु का भार, इसका अनुपात कितना है, 1/6। तो अब यहाँ से हम चंद्रमा का जो बल है वो निकाल सकते हैं और वो कितना आएगा, W पृथ्वी बटे 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो बल लग रहा है, यानी पृथ्वी पे जो किसी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा पे जाके 1/6 गुना हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसका एक और तरीका है जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको पहले ही मैंने बता दिया है। आप चाहे तो शॉर्ट वीडियो की लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका है कि 1/6 हम कैसे हल करेंगे कि वहाँ पे 1/6 मान होता है पृथ्वी का। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 157 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना उतना कठिन होता है, क्यों? देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी, दाब, प्रेशर जिसको बोलते हैं। अगर हम सुई पर खड़े हों तो क्या होगा, सुई हमको चुभेगी। लेकिन अगर हम चप्पल पहन के खड़े होते हैं या किसी सीढ़ी पे खड़े होते हैं तो वो हमको चुभता नहीं। क्यों? सीढ़ी हमारे पूरे पैर में टच हो जाती है, जबकि सुई हमारे पैर के एक छोटे से हिस्से में टच होती है, जैसे एक बिंदी बराबर हिस्सा। ठीक, तो क्या हुआ, पैर का एरिया जब पूरे फर्श पे टच होता है तो उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो दाब कम हो जाता है। और जब बिंदी सी जगह पे हमारा पूरा भार, देखिए भार हमारा वही है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है और कम हो जाता है, यही अंतर होता है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। जब स्कूल बैग को उसके साथ लगे एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से उठाते हैं तो हाथ तथा डोरी के मध्य संपर्क क्षेत्र या क्षेत्रफल जो एरिया है वो बहुत कम होता है तथा स्कूल बैग के भार के कारण हमारे हाथ पर दाब अधिक पड़ता है, क्योंकि जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक होता है। अभी मैंने आपको पैर वाला उदाहरण दिया ना, वही चीज़ है, अर्थात बल का प्रभाव अधिक होता है। इसी कारण स्कूल बैग को पतली डोरी से बने पट्टे से उठाना अधिक कठिन है। इसलिए आप देखते होंगे कि हम जो भी बैग आजकल पीठ पे टांग के चलते हैं उसके पट्टे चौड़े क्यों होते हैं। चौड़े इसीलिए होते हैं कि उसको टांगने पर हमारे कंधे में दर्द जल्दी ना हो, हम बहुत आराम से उसको कैरी कर सकें, उठा के चल सकें। ठीक है, भारी बैग उठा के पतली डोरी से अगर हम भारी बैग टांगेंगे तो हमारा कंधा जल्दी कटेगा, जल्दी हमें दर्द का एहसास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता क्या होती है? चलिए देखते हैं उत्प्लावकता। देखिए उत्प्लावकता उत्प्लावन बल से बना है, ये शब्द ही उत्प्लावन बल से ही बना है। उत्प्लावन जिसको चीज़ को कहते हैं हम। देखिए क्या होता है, जब किसी वस्तु को
किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए एक तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। इस प्रकार वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावकता बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। यदि तरल पदार्थ का घनत्व तो अधिक होगा तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ का भार भी अधिक होगा और उत्प्लावन बल भी अधिक होगा। ठीक है, देखिए अक्सर हम आपने देखा होगा कि जब हम पानी में एक खाली प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसको पानी में डुबोइए तो आप देखेंगे वो डूबता नहीं है। पानी में वो बोतल डूबेगा नहीं। या कोई चीज़ आप पानी की भरी बोतल डुबोइए तो भी आप देखेंगे जब आप डुबोते हैं तो हवा के बाहर उसका भार अधिक होता है, पानी में जैसे डुबोते हैं तो उसका भार हमें कम महसूस होता है। तो जो द्रव है यानी जिस पानी में हम उसको डुबो रहे हैं उस वस्तु को, वो पानी जो है ना एक प्रकार का बल ऊपर की दिशा में लगाता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? चलिए, कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है? देखिए, मान लेते हैं पानी है, जो द्रव है हमारा वो पानी है। पानी के घनत्व से अगर किसी वस्तु का घनत्व अधिक है तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगी, और पानी के घनत्व से अगर किसी वस्तु का घनत्व कम है तो वो पानी में तैरेगी। यही कारण है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं, इस तरह से हम जान सकते हैं। यहाँ भी वही लिखा है, देख लीजिए। जब किसी वस्तु को हम पानी की सतह पर रखते हैं या पानी में डुबोते हैं या डुबोया जाता है, यदि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से अधिक है, अर्थात वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, यानी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तो वस्तु पानी पर तैरती है। यदि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम हो, यानी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेज नंबर 158 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं अब। एक तुला पर अपना द्रव्यमान, यानी मान लेते हैं कि कोई इंसान है, वो एक तुला पर यानी तराजू पे खड़ा होता है और उसका जो द्रव्यमान आता है वो 42 kg आता है। क्या आपका द्रव्यमान 42 kg से अधिक है या कम है? अब हम मशीन पे खड़े हुए, हमको 42 kg बता दिया, तो अब आप ये बताइए आपका जो ओरिजिनल द्रव्यमान है वो 42 kg है या इससे अधिक है या इससे कम है? चलिए, वास्तविकता क्या है साइंस में आज आप जान जाएंगे। क्या है कि जो 42 kg हम मशीन पे खड़े होकर तो वजन करते हैं अपना या किसी भी वस्तु का करते हैं, तो जो द्रव्यमान हमको बताया जाता है असल में वो वस्तु उस द्रव्यमान से अधिक होती है। ठीक, उसका असली जो द्रव्यमान होगा वो उतने द्रव्यमान से अधिक होगा जो हमको दिखता है। क्यों? क्योंकि हवा जो है ना, वायु, जैसे पानी उत्प्लावन बल लगाता है, वस्तु को ऊपर की तरफ ढकेलता है, वैसे हवा भी उत्प्लावन बल लगाती है और हमारे वजन को, जो हमारा एक्चुअल वेट है, एक्चुअल भार है, उसको कम कर देती है। तो उत्प्लावन बल के कारण जो हमारा 42 kg वेट दिखा रहा है वो तो उत्प्लावन बल के कारण दिखा रहा है, लेकिन अगर उत्प्लावन बल ना लगे तो हमारा एग्जैक्ट द्रव्यमान क्या है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, उत्प्लावन बल के कारण ही हमारा जो वेट है या हमारा जो भार है वो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविक में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों भारी है? यानी दो चीज़ें हैं, एक रुई का बोरा है, एक लोहे की छड़ है, दोनों का द्रव्यमान 100 किलो है। अब इन दोनों में से कौन सा भारी है ये बताना है। अब आप तो कहेंगे सर दोनों का द्रव्यमान बराबर ही है, तो कैसे दोनों, मतलब दोनों में से कौन सा भारी होगा?
क्योंकि दोनों का द्रव्यमान तो सेम है, यानी दोनों बराबर हैं। अब इसमें से कैसे हम भारी ज्ञात करेंगे? चलिए, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इन दोनों में से भारी कौन है। देखिए यहाँ पे रुई का जो बोरा है वो लोहे की छड़ के अपेक्षा भारी होगा, क्योंकि रुई के जो बोरा है उसका आयतन अधिक होगा। बारी लिखा है, बोरा है, उसका आयतन अधिक होने के कारण रुई के बोरे के द्वारा हटाए गए वायु का भार लोहे की छड़ के द्वारा हटाए गए वायु के भार से अधिक होगा। अतः वायु में रुई के बोरे का भार में अधिक कमी आएगी। देखिए, जैसे कोई हल्का इंसान खड़ा हो जाए, पानी में जाए, और कोई भारी इंसान पानी में जाए, ठीक, यानी कोई बहुत मोटा इंसान पानी में जाए और कोई बहुत पतला इंसान पानी में जाए, तो आप बताइए, पानी की मात्रा सेम है, पानी की मात्रा सेम है। एक बार उस पतले वाले इंसान को उस पानी में डालिए, जितना पानी अब बाहर आता है उसको इकट्ठा कर लीजिए, फिर मोटे वाले उसी वो जितना पानी पहले था उतना पानी उसमें भरिए, और उसके बाद मोटे वाले इंसान को डालिए, जितना पानी बाहर गिरता है उसको इकट्ठा करिए। तो आप देखेंगे कि दोनों बार जो पानी इकट्ठा हुआ है उसका उसके भार में बहुत फर्क है। ज़्यादा पानी किस में हटा? जब मोटा वाला इंसान पानी में गया। तो जो चीज़ का आयतन ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा जगह घेरेगा, उसका भार अधिक होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ तुलना कर सकते हैं। तो रुई का बोरा जो है वो 100 किलो का तो है, लेकिन क्या है, यहाँ पे उसका आयतन अधिक है। हालांकि मान लेते हैं उसी तरह जैसे जो पतला वाला इंसान था उसका भी वजन अगर 100 किलो होता और जो मोटा वाला इंसान है उसका भी वजन 100 किलो होता, लेकिन अब मोटे वाले इंसान की चौड़ाई ज़्यादा है और पतले वाले की बस वो पतला सा है, लेकिन उसके जन अंदर सिर्फ वजन है। उसी तरह से लोहा है, लोहे की जो छड़ है उसका वजन तो 100 किलो है लेकिन वो पतला सा है। लेकिन रुई का बोरा 100 किलो है लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, उसका आयतन ज़्यादा है, तो वो पानी ज़्यादा खिसकाएगा। ठीक है, चलिए, परंतु दोनों का वायु में भार समान है, अतः हम कह सकते हैं कि वास्तव में रुई के बोरे का भार लोहे की छड़ की अपेक्षा अधिक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 160 से 161 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन है उनको हल करते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? क्या कह रहा है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी, मानता है दो वस्तु है, इनके बीच की दूरी अभी 2 थी, अब इनके बीच की दूरी को हम कम करके 1 कर देते हैं, तो क्या होगा? यानी आधा करना था तो 2 का आधा 1 होता है, तो इससे गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या फर्क पड़ेगा? हमको सिद्धांत में एक चीज बताई गई थी कि जो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर मतलब जो दूरी है, डिस्टेंस, तो दोनों पिंड के बीच की जो दूरी है वही हमारा आर है। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक बार हमारी जो दूरी थी वो 2 थी पहले, तो यहाँ पे पहले हम मान रख लेते हैं, तो आर का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4। लेकिन अब दूरी को अगर हम आधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1, यानी ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब यहाँ देखिए ये 1/4 है, 1/4 मतलब 1 से छोटा, और ये पूरा पूरा 1 है, यानी क्या होगा? दूरी कम करने पे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। ठीक है, दूरी कम करने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधा वहां पे 1/4 आ रहा था ना, 1/4, और दूसरा वाला कितना आ रहा था? 1। तो 1/4 को का 1 का कितना गुना है? 4 गुना है। हम 4 बार 1/4 जोड़ेंगे तब जाके वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम बीच की दूरी आधी करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अब सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती?
देखिए इसका एक सिंपल सा कारण है कि भारी वस्तु किसी हल्की वस्तु से की अपेक्षा तेजी से इसलिए नहीं गिरती क्योंकि जो जी कोई वस्तु ऊपर से जब मुक्त पतन में गिरती है तो उस पे वो वस्तु एक त्वरण अनुभव करती है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और उसको हम स्मॉल जी से दर्शित करते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जी का मान है ये एक समान तौर पे सभी पे लगता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में ही ये लगता है हर वस्तु पे, चाहे वो ऊपर से कागज गिर रही हो चाहे 1 किलो का लोहा गिर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क इसलिए जब हम दोनों वस्तु को एक साथ छोड़ते हैं ऊपर से तो ये दोनों एक समय में नीचे पहुँचती हैं। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में इसको करते हैं तो हम देखते हैं कि कागज का पन्ना जो है वो थोड़ी देर में पहुंचता है, वहीं लोहे का जो टुकड़ा होगा वो जल्दी पहुंचेगा। देखिए कागज का टुकड़ा जल्दी देर में इसलिए पहुंचता है क्योंकि इसमें जो हवा है ना वो कागज के टुकड़े पे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करती है, क्योंकि कागज का जो टुकड़ा है वो हवा में ढलता रहता है। ठीक है, हवा में ढलता रहता है और हवा के अवरोध के कारण उसको समय ज़्यादा लगता है नीचे आने में। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र रूप से गिरते समय प्रत्येक वस्तु जी का अनुभव करती है। जी बराबर होता है Gm/r², जहाँ कैपिटल जी एक गुरुत्वीय स्थिरांक है यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और r पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से गिरते समय भारी वस्तु अपेक्षाकृत तेजी से नहीं गिरती, क्योंकि सीधा सिंपल सा कारण है कि गुरुत्वीय त्वरण समान रूप से लगता है, इसीलिए जो वस्तु भारी हो चाहे हल्की हो वो समान रूप से ही गिरेगी, समान समय में ही नीचे पहुंचेगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलो की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा अगर पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है तथा पृथ्वी की त्रिज्या इतना है। चलिए इसको देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय स्थिरांक हमको पता है कैपिटल जी बराबर इतना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान हमको दिया है m1 मान लेते हैं इसको, और वस्तु का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं जो कि 1 किलो दिया हुआ है, और पृथ्वी की त्रिज्या हमको दी हुई है इतनी। हमें फार्मूला पता है, फार्मूले में हम सारा मान रख देंगे। सारा मान रख के जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा F बराबर 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो इतना बल लगेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? यानी हमको ये बताना है पृथ्वी और चंद्रमा आपस में एक दूसरे को एक बल से खींचते हैं, तो इसमें से जितना बल पृथ्वी चंद्रमा पे लगाती है क्या उतना बल चंद्रमा पृथ्वी पर लगाता है, या इन दोनों में से कोई ज़्यादा या कम बल लगाता है, यही हमको बताना है। तो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक नियम जो है वो यही कहता है कि पिंड छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, हर पिंड दूसरे पिंड पे समान बल ही लगाता है। ठीक है, एक समान बल लगाएगा। देखिए यहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा को उसी बल से अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो यही बताता है हमें। ठीक है, चलिए तो इसमें बस इतना ही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? सीधी सी बात है कि अगर छोटा पिंड बड़े पिंड को खींचता है तो छोटा पिंड बड़े पिंड पे गिर जाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फिर आके पृथ्वी पे गिरता है। तो ये अगर चंद्रमा पृथ्वी को खींचता है अपनी ओर तो ये पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों नहीं गिरती? ये भी तो एक सवाल हुआ। चलिए इसका क्या कारण है? देखिए इसका सीधा सा सिंपल कारण है कि जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा वही दूसरे को खींच पाएगा। अब आप कहेंगे सर फिर चंद्रमा पृथ्वी पे क्यों नहीं गिरता? ये
बल इतना ही होता है या इतना ही है कि कोई पिंड आपके पास जिस अवस्था में बरकरार है वो उस तरह से बरकरार रहता है। जैसे आप किसी धागे में पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो क्या है, यहाँ भी ये पिंड आप भी पिंड पे उतना ही बल लगा रहे हैं और ये पिंड आप पे उतना बल लगा रहा है और ये ऐसे ऐसे घूमता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये आप पे गिर गया। ये पिंड गिरता कब है, जब हम बल लगाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा आपस में समान बल हमेशा लगाते रहते हैं, इसीलिए ये गिरते नहीं। चलिए यहाँ पे उत्तर देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा के द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, अतः हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देखते। तो यही कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न नंबर 6। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, दूसरा वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। चलिए 3 कंडीशन आपसे पूछा गया है, इन तीनों कंडीशन में क्या रिजल्ट आएगा ये देखते हैं। देखिए हम नॉर्मल मान लेते हैं कि m1 m2 दो पिंडों जो पिंड हैं उनका द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी d है, और F बराबर हमको पता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले पे हम बस जो कह रहा है वही रखते जाएंगे और हमारा रिजल्ट आता जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान किसी एक यानी m1 या m2 किसी भी एक वस्तु का द्रव्यमान किसी भी एक भी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दें। चलिए तो फार्मूले में रख दीजिए। क्या किया हमने, ये फार्मूला था, फार्मूले में m1 का मान हमने 2 कर दिया, तो यहाँ 2m1 हो जाएगा। देखिए 2m1 हो गया तो 2 बाहर आ गया। पहले द्रव्यमान इतना था, अब 2 बार इतना हो गया, 2 से इसी में गुणा हो गया, यानी क्या हो गया, जो बल होगा वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बल 2 गुना होगा, द्रव्यमान दुगना करने पे बल दुगना होगा। अगला कंडीशन है, क्या कह रहा है, जब वस्तु के मध्य की दूरी 2 गुना कर दी जाए। अब हमने d को 2 गुना कर दिया तो क्या होगा, 1/4, यानी जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटता जाएगा। सीधी सी बात है, दूरी को आप बढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल घटता जाएगा। जैसे कि पृथ्वी से हम मिसाइल छोड़ते हैं तो मिसाइल जैसे जैसे ऊपर जाती है गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उस मिसाइल पे या उस मिसाइल, उसको रॉकेट कहेंगे, उस रॉकेट पे गुरुत्वाकर्षण बल एक समय के बाद लगता भी नहीं है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में चला जाता है और पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए उस पर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता रॉकेट पे। तो सेम चीज़ है, दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, तो यहाँ हमने दूरी को 2 गुना किया और गुरुत्वाकर्षण 1/4 कम हो गया। इसी प्रकार जब हम 3 गुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने 3 गुना किया दूरी को तो गुरुत्वाकर्षण 1/9 हो गया। लास्ट कंडीशन में कह रहा है कि द्रव्यमान को, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दें। चलिए कोई बात नहीं, हमने m1 का भी द्रव्यमान 2 गुना कर दिया, m2 का भी 2 गुना कर दिया, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जो बल है ये 4 गुना हो जाएगा। यानी द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, द्रव्यमान आप जितना बढ़ाएंगे, जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। चलिए इसका महत्व देख लेते हैं, इसका फायदा क्या होता है। देखिए, इस बल के कारण ही सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पृथ्वी पर टिके हुए हैं। ठीक है, नहीं तो उड़ते रहते इधर उधर। जैसे अंतरिक्ष यान में आपने टीवी पे अक्सर देखा होगा वीडियो में कि लोग ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो घूमते रहेंगे। अब देखिए चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं। अब सूर्य और ग्रहों के बीच में गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए वो सूर्य उनको बांध के रखता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को बांध के रखते हैं और वो एक दूसरे सूर्य के चक्कर काटते हैं ग्रह।
अगला देखते हैं, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाता है। समुद्र में ज्वार भाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर वायुमंडल, अगला देखते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल भी इसी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है। ये जो वायुमंडल हमारी पृथ्वी पे बना हुआ है, ये इस गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण ये वायुमंडल बना हुआ है। तो ये इसके फायदे हैं। आगे देखते हैं, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? तो मुक्त पतन में कोई भी वस्तु गिरती है तो उसका जो त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये -2 नहीं होगा, ये सिर्फ 2 होगा। ठीक है, -2 हो गया है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, हालांकि हमको ये चीज़ पता है। ठीक है, तो मान रख के आप हाथ चाहें तो हल कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी मैंने इस पे बना के डाला हुआ है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? किसी वस्तु तथा पृथ्वी के मध्य लगा आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है, क्योंकि mg होता है F बराबर या W बराबर mg होता है, F बराबर भी mg होता है, F बराबर ma होता है। उसी a को हम g भी लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर एक्सीलरेशन और मुक्त पतन के लिए एक्सीलरेशन g होता है। ठीक है, तो इसको हम भार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है, यानी पोल पे जाता है ध्रुव पर और वहां पे सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? इसका क्या कारण है? देखिए क्या है ना, यहाँ पे सारा फंडा है भार का। भार बराबर होता है क्या? यानी W बराबर होता है mg। mg होता है ना। अब पोल पे जहां विषुवत रेखा, देखिए पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह से है, इस तरह से, एकदम गोल नहीं है। तो इस एरिया को हम विषुवत रेखा कहते हैं, इस जगह को हम पोल कहते हैं, ये पोल होता है। तो ये केंद्र से पोल की दूरी कम होती है और विषुवत रेखा की दूरी ज्यादा होती है। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। अब यहाँ दूरी बढ़ रही है तो यहाँ बल तो कम हो रहा है, साथ साथ जो जी का मान है ये भी कम होता जाता है, स्मॉल जी का मान। और जैसे जैसे दूरी कम होगी स्मॉल जी का मान बढ़ता जाएगा। तो जब जी का मान कम होगा तो भार कम आएगा, और जी का मान ज़्यादा होगा तो भार ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो पोल पे अगर कोई वस्तु खरीदी गई है तो वो भारी होगी, और ध्रुव पर जैसे ही आएगा वो वस्तु, उसका भार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी के कारण। ठीक है, जी के कारण ये होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पे जी का मान कुछ और होगा, कम होगा, और पोल पे जी का मान अधिक होगा। चलिए, तो ये कारण है, ये उत्तर मैंने आपको समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? सेम वही चीज है, बस इसका मैंने लोहे और कागज का उदाहरण लेके दिया था। यहाँ पे दोनों कागज है, लेकिन एक कागज को मोड़ के गेंद बना दिया गया है, एक कागज की सीट सीधी है। सेम चीज है। जो वास्तविकता में अगर हम कोई वस्तु ऐसी गिराते हैं तो कागज क्यों धीरे गिरता है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है और वायु उस कागज पे अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, इसीलिए वो जो सीट है, पन्ना है, वो धीरे गिरता है। और वहीं कागज की बॉल जो हमने मरोड़ के उसको मोड़ के गेंद बनाई है, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है और वायु के संपर्क में उसका कम ही भाग आता है। इसी कारण वो जो सीट है उससे जल्दी नीचे गिर जाती है। सेम यही चीज, यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलो की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा?
सीधी सी बात है। आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी पर इसका जो भार होगा, बल होगा, वो 9.98 न्यूटन होगा, क्योंकि mg होता है भार बराबर, इस सारा मान रखेंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8/6 होगा, क्योंकि 1/6 गुना होता है, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आ गया। इसके बाद mg, तो 10 गुणे इतना करेंगे तो 16.3 न्यूटन आएगा, ठीक है। लेकिन जो द्रव्यमान है वो दोनों जगह स्थिर होगा, जबकि जो बल है वो अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर की दिशा में और 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, यानी 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। तो कैलकुलेशन करिए, अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, यानी कितनी अधिक ऊंचाई तक या ऊपर तक वो गेंद जाएगी, और दूसरा पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में कुल कितना समय लगा, यानी जाने और आने में उसको कुल कितना समय लगा। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया है प्रारंभिक वेग, भाई उसको 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया तो यू का मान यानी आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकंड हुआ। वी हमको निकालना है, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है, अंतिम वेग। गुरुत्वीय त्वरण हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए माइनस में होगा। अब चलिए इसको हाइट हम निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास गति का एक नियम है, v² - u² बराबर 2gh, ठीक, 2gs कह लीजिए, एच को हमने एस को हमने यहाँ h लिख दिया है। सारा मान रख के हल करेंगे तो 122.5 मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी इतनी ऊंचाई तक गेंद जाएगी। और समय निकालेंगे तो आने में जो समय, जाने आने में समय लगेगा वो हम पहले निकालते हैं। पहले एक तरफ का समय निकालते हैं। u बराबर हमारे पास ऑलरेडी है, v बराबर 0 है, g बराबर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो v बराबर u प्लस जी टी, या जिसको हम v बराबर u प्लस ए टी कहते हैं, तो a की जगह हमने g लिख दिया है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में सारा मान रखेंगे तो t बराबर हमारा 5 सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारा आया जाने में लगा समय। तो जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा, तो 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी टोटल समय कितना लगा जाने आने में 10 सेकंड। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, टोटल लगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी पर एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, जस्ट पहले की बात कर रहा है, इसका अंतिम वेग क्या होगा। चलिए जो जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं। मीनार की ऊंचाई h बराबर हमको दिया है 19.6 मीटर, g का मान हमको पता है, क्योंकि अब ये g का मान प्लस में है क्योंकि ऊपर से वस्तु गिर रही है। आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग जो u है, u बराबर 0 है, और फाइनल अंतिम वेग हमको यही निकालना है। वही अपना इक्वेशन अपना v² - u² बराबर 2gh या 2gs, सारा मान इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ से v का मान मिल जाएगा, ठीक है। v का मान हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी पर पहुँचने से पहले जो इसका वेग होगा, अंतिम वेग, यानी v बराबर वो होगा 19.6 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग है, यानी u बराबर हमको दिया हुआ है। g का मान यहाँ पे हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। तो ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें और नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी। तो यहाँ पे ग्राफ की सहायता से सब कुछ करना है। क्या क्या दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं, और जो नहीं दिया है उसको निकाल लेते हैं। तो g का मान, u का मान हमको दिया है, v बराबर 0 होता है, हमको v बराबर u - gt। देखिए अब यहाँ पे माइनस लिखा होगा तो आप कहेंगे सर माइनस, क्योंकि
वस्तु जब विपरीत जो बल लग रहा है गुरुत्वीय बल उसके विपरीत होता है तो माइनस में लिखते हैं जी। तो यहाँ पे सारा मान रख के जब हल करेंगे तो हमें t बराबर 4 सेकंड मिल जाएगा, यानी अब हमको समय मिल गया। ठीक है, तो 1 2 0 1 2 3 4 ये हो गया टोटल टाइम, और जो त्वरण हमारा हो गया वो इतना हो गया और टाइम हमारा इतना हो गया। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में आप देखिए ये सारा डेटा हमने लिख दिया। डेटा जो है आपका ये t बराबर हो गया, ये हमारा जो u बराबर हो गया। अब इसको हम ग्राफ में ऐसे उतार देंगे, एक तरफ हमारा v बराबर है और एक तरफ हमारा t है। 4 सेकंड में हमको पता है कि 40 मीटर पर सेकंड के वेग पे चलता है, तो उस हिसाब से बराबर भागों में हमने इसको, 1 सेकंड में 10 जाएगा, दूसरे सेकंड में 20 जाएगा, तीसरे में 30 जाएगा और चौथे सेकंड तक ये 40 जाएगा। इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे इस जो एरिया है इस एरिया को हम निकाल देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड हमें दोनों का मान पता है, इस मान को हल कर देंगे, हमारा 80 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 80 मीटर। अब अधिकतम ऊंचाई गुणे 2, भाई उसने कितनी कुल दूरी तय की? तो जाने और आने में 2 दूरी तय की ना, तो दोनों दूरी तय करने के लिए हम, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक साइड की दूरी आई है, तो इसमें हम अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा दोनों साइड का आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 160 मीटर, यानी कुल दूरी जो तय की है वो 160 मीटर तय की है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, सूर्य का द्रव्यमान दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। कोई बात नहीं, फॉर्मूले में रखिए और हल करिए। तो फार्मूला ये है हमारा, इस फार्मूले में हम सारा मान रख देंगे। सारे मान रखने के बाद जब हल करेंगे तो आप आ जाएगा आपका 3.56 गुणे 10⁻22 न्यूटन। ये आ जाएगा बल आपका, पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाला जो बल है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की दिशा में फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, यानी ये दोनों पत्थर एक दूसरे से कितनी दूरी पे मिलेंगे, ये हमको बताना है। चलिए, तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी होता है, लेकिन ए टी की जगह पे हम यहाँ ए की जगह पे जी लिखेंगे, क्योंकि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो हमको यहाँ पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो जो ग्रेविटी है ए की जगह पे जी लिख देंगे, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा यहाँ पे। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। q बराबर 0 और a बराबर 10 मीटर पर सेकंड हम मानते हैं। यहाँ पे s बराबर हमारा एक इक्वेशन बनेगा, s1 बराबर 5t स्क्वायर। जब वैल्यू रख के हल करेंगे तो हमारा ये आएगा s1 बराबर 5t स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये पहले पत्थर के लिए था, दूसरे पत्थर के लिए जब उसी इक्वेशन के द्वारा हल करेंगे तो यहाँ s2 बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे u बराबर 25 मीटर पर सेकंड और g बराबर -10 होगा, क्योंकि पत्थर नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है पहले। ठीक है, इसको हल करेंगे तो s2 बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर आएगा। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा t बराबर 4 सेकंड। अब यहाँ से हमें समय मिल गया t बराबर 4 सेकंड। दोनों पत्थर 4 सेकंड के पश्चात मिलेंगे, यानी 4 सेकंड के बाद दोनों पत्थर आपस में एक दूरी पे एक समान होंगे। अब यहाँ पे t का मान हमको मिल गया। t का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे s1 में चाहे s2 में, तो हमें दूरी मिल जाएगी। तो मान रखने के बाद हमें दूरी मिल गई 20 मीटर, यानी दोनों पत्थर पृथ्वी तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। तो इस तरह से दोनों जो उत्तर हमें निकालने थे वो मिल गए। अगला क्वेश्चन देखिए। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई।
गेंद द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई क्या है और 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। u बराबर हमको निकालना है, v बराबर 0 है, t बराबर 6 सेकंड है, g बराबर -9.8 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। और h बराबर हमको निकालना ही है। चलिए तो t बराबर हमें दिया है आने जाने में लगा समय, यानी जो हमें समय दिया है वो आने जाने दोनों का मिला के दिया है। तो एक तरफ का समय निकालते हैं। तो t बराबर 6/2 जो कि हमारा आएगा 3 सेकंड। ठीक है, तो एक तरफ जाने में लगा हुआ समय 3 सेकंड है, यानी किसी एक दिशा की बात करेंगे तो उतना एक दिशा के लिए 3 सेकंड का समय लगा। समय मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, गेंद की अधिकतम ऊंचाई v बराबर 0, मान लिया गेंद का प्रारंभिक वेग u है और g हमको 9.8 मीटर पर सेकंड माइनस में दिया हुआ है। v बराबर u प्लस जी टी, यहाँ पे सारा मान रखेंगे तो u बराबर 29.4 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 29.4 मीटर पर सेकंड के वेग से जो पिंड है वो ऊपर फेंका गया। अगली चीज हमको निकालनी है। मान लेते हैं गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h है, u हमको पता है, t पता है, यानी समय पता है। यहाँ से h निकालेंगे, h कह लीजिए या यस कह लीजिए, ये यस या h दोनों एक ही चीज़ है। तो s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सारा मान रख दीजिए। मान रखने के बाद आप हल करेंगे जब, तो आपको मिल जाएगा 39.2 मीटर। तो इतनी ऊंचाई तक जो गेंद होगी वो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की दिशा में उस वस्तु पे ऊपर की दिशा की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? क्योंकि प्लास्टिक का जो घनत्व है या जो वस्तु पानी में डाली जा रही है उसका घनत्व जब पानी के घनत्व से कम होता है तो वो वस्तु पानी में डूबती नहीं है, वो तैरने लगती है। ठीक है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? तो सबसे पहले जो पदार्थ दिया हुआ है उसका हम निकाल लेते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? जो द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान बटे जो आयतन है, आयतन मतलब वैल्यू। तो हमको दिया क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है 50 ग्राम और आयतन है 20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, वॉल्यूम, ग्राम नहीं, यहाँ पे ये जी नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम दिया है। अब इसका घनत्व निकालेंगे यानी डेंसिटी, तो m/v होता है इसका फार्मूला। मान रखेंगे तो 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम, सॉरी घनत्व, डेंसिटी। और आपको पानी का घनत्व कितना दिया है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें और इसमें कौन सा मान ज़्यादा है? ये वाला, ये 2.5 है, ये सिर्फ 1 है, यानी जो पदार्थ है वो पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो वो पदार्थ पानी में डूब जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये पदार्थ जो दिया हुआ है ये पानी में डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन दिया है यानी v हमको दिया हुआ है यहाँ पे। पैकेट 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा? इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? यानी यहाँ पे हम दो चीज़ बतानी है। एक तो पैकेट जो दिया हुआ है सामान वो तैरेगा पानी में या डूबेगा, और साथ साथ कितना पानी उसका द्रव्यमान उसने विस्थापित किया। चलिए देखते हैं। द्रव्यमान दिया हुआ है पैकेट का 500 ग्राम।
आयतन दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पैकेट है उसका घनत्व निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.43 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब पानी का घनत्व 1 है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो पैकेट है पानी में डूब जाएगा क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से अधिक है। इसलिए पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल पैकेट के भार से कम होगा, तो इसलिए जो पैकेट है वो डूब जाएगा। दूसरा हमको निकालना है विस्थापन। पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन इतना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान बराबर होता है पानी का घनत्व गुणे पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन। तो यहाँ पे जो पानी का घनत्व है वो 1 होता है, 1 है, और 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा आयतन है। तो ये आ जाएगा 350 ग्राम, यानी पैकेट द्वारा विस्थापित जो जल है उसका भार 350 ग्राम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों उत्तरों को निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये जितने भी प्रश्न थे आपके इस पाठ के, गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है इस पाठ के, ये सारे मैंने हल करा दिए हैं। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।